वो पढ़ना है क्या? तो पढ़ना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि जब भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, वो मोशन कैसा होगा, इन सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक ना? अब देखो कि दो केस है, तीन केस लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। एक केस होगा क्या कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज मूव करे या अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज मूव करे। एक केस होगा जो परपेंडिकुलर मूव करे, और एक तीसरा केस होगा कि किसी भी एंगल थीटा पे एंटर करे। ठीक ना? तो इसमें हम लोग पहला केस ले रहे हैं क्या, इसमें पहला केस ले रहे हैं क्या कि इफ द पार्टिकल enters in magnetic field, enters in magnetic field enters in magnetic field in the direction or opposite direction to, in the direction or opposite direction to magnetic field। बात नहीं करिएगा, बात नहीं करिए। in the direction or opposite direction to, in the direction or opposite direction to magnetic field। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घुसता है कि या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और एक दूसरा कोई सा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल घुसा ऐसे प्लस क्यू, कि ये प्लस क्यू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही v वेलोसिटी से चलने लगा। ठीक ना? ये मैग्नेटिक फील्ड है b और चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में चल रहा है, और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल मान लो है प्लस क्यू, और ये चल रहा है क्या, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी। तो ध्यान देना कि यहां पर जो थीटा इक्वल टू है वो है कितना, 0 डिग्री, और यहां पर जो थीटा इक्वल टू है ये है कितना, 180 डिग्री। दोनों ही केस में अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फोर्स का, दोनों ही केस में अगर बात करें मैग्नेटिक फोर्स का, तो मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू आपको क्या बताया था, क्यू वी बी साइन थीटा। कितना, क्यू वी बी साइन थीटा। और आपको पता है कि एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री F इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यों कि साइन 0 भी 0 और साइन 180 भी कितना, मैग्नेटिक फोर्स कितनी, 0। इसका मतलब कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों ही केसेस में इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं। और जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन पढ़े होइएगा कभी बचपन से लेकर के आज तक में, क्या कि हर एक वो पार्टिकल जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और हर वो पार्टिकल वो मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैग्नीट्यूड भी एक जैसा और डायरेक्शन भी एक जैसी। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो भाई ये चार्ज पार्टिकल पर तो एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये जैसे जा रहा था वैसे ही चला जाएगा, और ये भी जैसे चल रहा था वैसे ही चल देगा। ठीक ना? तो जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, इस दोनों ही केसेस में चार्ज पार्टिकल पर किसी तरह का मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस डायरेक्शन में जिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से चल रहा था उसी डायरेक्शन में सीधी लाइन पर क्या होगी, चलेगी। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ क्या, देन
इसका मतलब ये हुआ क्या कि देन इट्स मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या होगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। क्यों भैया, कि फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से उसी स्ट्रेट लाइन पे ये मूव करेगा। बात समझ में आ गई इतनी बात कि पहला केस में क्या बोला कि अगर थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फोर्स कितना, जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो जो पार्टिकल जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, ना अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ एक चार्ज पार्टिकल अगर इसमें फेंके 5 मीटर पर सेकंड से, तो 5 मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाए। बात समझ में आ रहा है, कहीं पर इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। कारण क्या, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर है बात है। अब देखिए कि दूसरा केस जो है वो दूसरा केस है क्या कि इफ द मूविंग चार्ज enters perpendicularly in magnetic field। अगर कोई भी मूविंग चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा घुसा, परपेंडिकुलरली घुसा। अब ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली जाने का क्या मतलब। मान लो कि अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अंदर के तरफ, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब क्या, अंदर के तरफ ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अपने पास। बात समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, ऐसे, और इसमें हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दिए, ये रहा प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू को हम बोले कि बेटा तुम चलो v वेलोसिटी से ऐसे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज आ रहा है कैसे, इसके परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि थीटा 0 डिग्री नहीं है, इस बार थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो इस पर एक फोर्स लगेगा। यहां पर अगर हम लोग बात करें किस चीज का, फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज जो आप लिखिएगा F इक्वल टू, वो लिखिएगा कितना, क्यू भी बी साइन थीटा के जगह पर कितना, 90 डिग्री, यानी कि F जो लगेगा वो कितने के बराबर में, क्यू भी बी। ये कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्यू भी बी के बारे में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी हमको गिवन है, चार्ज हमको गिवन है, इसका वेलोसिटी हमको गिवन है, फोर्स इतना लगेगा। अब जरा सा देखो कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो क्या बोला हूं, राइट हैंड पाल्म रूल लगाओ, 4 उंगली को डालो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, थंब को डालो चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन में। जो हथेली का डायरेक्शन होगा वही क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन। हथेली मेरा किधर के तरफ था, ऊपर के तरफ था, इसका मतलब कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर के तरफ। अब देखिए कि चार्ज आगे जा रही है लेकिन एक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये चार्ज यहां से मूव करेगा कैसे, कुछ ऐसे। मान लो यहां पर आ गया चार्ज, अब इसकी वेलोसिटी किधर जा रही है, इधर के तरफ, है ना। तो अभी भी देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी किधर, फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। अब फिर क्या करेगा, ये पार्टिकल को घुमाएगा, फिर पार्टिकल मान लो ये घूम के पहुंच गया कहां, यहां। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, फोर्स किधर, चार्ज इधर घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, चार्ज किधर आ रहा है मेरे तरफ, फोर्स किधर लगेगा, नीचे के तरफ। अब फिर से क्या करेगा, यहां से इस फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल घूमेगा, यहां आएगा, वेलोसिटी किधर, नीचे के तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर, चार्ज मूव कर रहा है किधर, नीचे के तरफ, फोर्स लगेगा किधर, इधर, और फिर ये यहां से घूम करके पहुंच जाएगा यहीं पे। इस तरीके से देखने को ये मिला कि लगातार एक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली इस पर काम कर रहा है। लगातार एक फोर्स क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इसकी वेलोसिटी बदली नहीं है,
लेकिन एक फोर्स लगातार सेंटर की तरफ इस पर काम कर रहा है और इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना कि उंगली से रस्सी बांधे, रस्सी में पत्थर बांधे और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो रस्सी में जो टेंशन फोर्स है वो लगातार उंगली की तरफ काम कर रहा होता है कि नहीं? तो जब तक काम कर रहा है तब तक पत्थर सर्कल पे घूम रहा है। जैसे ही किसी ने रस्सी काटी, सेंटर की तरफ फोर्स काम करना बंद कर दिया, तो अब पत्थर इस सर्कल पे घूमेगा कि स्ट्रेट लाइन में घूमेगा? तो लगातार इस पर जो है सो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा। बात समझ में आ रहा है? और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां रस्सी में टेंशन था, सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सिंपल सा बात हुआ क्या कि जब भी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, तो ये मूव करेगा कैसे पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे। और सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो कौन सा फोर्स बनेगा? मैग्नेटिक फोर्स। वो कौन सा फोर्स बनेगा? मैग्नेटिक फोर्स। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो इस केस में क्या होगा भाई? इस केस में क्या होगा कि देन द चार्ज पार्टिकल जो है ये क्या करेगा? मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ with magnetic force, with magnetic force as centripetal force, as centripetal force। और आपको पता होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डेफिनेशन होता है एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू ये होता है कितना? mv² बाय r। सर्कुलर मोशन में आप लोग पढ़े थे 11th में, है ना? अब देखिए कि यहां पर क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है किसके जैसे? सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे। अब देखो भैया कि बात है ऐसी कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, और इस पे हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है f। v वेलोसिटी से सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है कितना? v वेलोसिटी से सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है कितना? f। v वेलोसिटी से सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है कितना? f, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो f मैग्नेटिक होगा वो किसके बराबर में होगा? f सेंट्रीपिटल के बराबर में। f मैग्नेटिक जो होगा वो किसके बराबर में होगा? f सेंट्रीपिटल के बराबर में। मान लो ये कि लेट द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, लेट द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ मास होगा। लेट द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इज m, कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर चार्ज है कितना? q, और इसका मास है कितना? m। आप याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा रहे थे तो उसमें बोले थे कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। मतलब अगर चार्ज है तो निश्चित किसी ना किसी पार्टिकल पर होगा, और पार्टिकल का निश्चित कोई ना कोई मास। लेकिन किसी पार्टिकल का मास है तो कोई जरूरी नहीं है कि इस पे चार्ज हो ही हो, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन अगर चार्ज है तो निश्चित है क्या कि मास होगा। तो मान लिए क्या कि इस चार्ज पार्टिकल का मास है कितना? m। भाई साहब एफ मैग्नेटिक अभी लिखे थे हम लोग कितना? एफ मैग्नेटिक के बारे में हम लोग अभी लिखे थे कितना? कि ये होगा कितना? क्यू भी बी के बराबर में। साइन 90 का वैल्यू 1 आया था, जिसके कारण मैग्नेटिक फोर्स कितना रह गया था? क्यू भी बी के बराबर। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कितना होता है? mv² बाय r। हमको चार्ज पार्टिकल का मास पता है, वेलोसिटी पता है। अब देखो कि यहाँ कटने वाला टर्म क्या क्या है? तो एक v से एक ये स्क्वायर कट जाएगा v का, और बचेगा तुम्हारे पास r को इधर ले और qb को इधर ले जाओ। तो r इक्वल टू जो बचेगा, ये r इक्वल टू कितना बचेगा? mv अपॉन qb। अब अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि ये r क्या है, वेयर r इज द रेडियस
वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ ऑन व्हिच चार्ज मूव, ऑन व्हिच चार्ज मूव। कि अब आपसे कोई आदमी पूछ दे कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फेंके, वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, इतना तो पता है। तो जिस सर्कुलर पाथ पे ये घूमेगा उसका रेडियस बताओ कितना होगा। तो कोई चार्ज तुम्हारे पास दिया है भाई, तो उसका मास दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, उस पर चार्ज कितना है ये दिया रहेगा कि नहीं। जिस मैग्नेटिक फील्ड में है वो मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ होगा, और कितना वेलोसिटी से मैंने फेंका है ये भी मेरे को पता होगा। मतलब रेडियस जो है mv अपॉन क्यूबी के बराबर में होगा। और आप ध्यान से देखिए कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये डिपेंडेंट है किस चीज के, डिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। मतलब रेडियस जितना बड़ा वेलोसिटी भी उतनी अधिक। इसका मतलब अगर धीरे से फेंके छोटा सर्कल बना लिया, और तेज फेंके और बड़ा सर्कल बनाया, और तेज फेंके और बड़ा सर्कल बनाएगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब जितना अधिक वेलोसिटी से इसको फेंकेंगे इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा उतना ही अधिक होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जितना अधिक वेलोसिटी से फेंकेंगे इसका रेडियस भी उतना ही अधिक होगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। जरा सा एक चीज देखो कि हम लोग देखे क्या कि R इक्वल टू जो होगा ये होगा कितना, mv अपॉन क्यूबी। यही चीज ना पढ़े हो, R इक्वल टू कितना, mv अपॉन क्यूबी। जरा सा याद करो कि कभी हम लोग 11th में एक टर्म पढ़े थे जिसका नाम था क्या, मोमेंटम। और मोमेंटम p इक्वल टू हम लोग कितना पढ़ते थे, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हमको चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम ही दिया हुआ रहे तो R इक्वल टू इस mv को मैं p लिख सकता हूं कि नहीं, p अपॉन कितना, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आपको क्या क्या निकला, तो आप इतना जाने कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा निकल जाएगा। अब अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि बताओ कि इसको एक चक्कर पूरा करने में, सर्कुलर पाथ पर एक चक्कर पूरा करने में टाइम कितना लगा, है ना, टाइम कितना लगा, तो ये टाइम कैसे निकालोगे, ध्यान देना। इसी टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। इसी टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। अब ध्यान देना कि हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, हम लोग बात करने वाले बेटा टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड का। ये टाइम पीरियड क्या होगा, इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, है ना। और ये टाइम पीरियड क्या होगा, ये होगा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक ना। ये क्या चीज होगा, तो ये होगा क्या, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कि एक रिवॉल्यूशन लेने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो ध्यान देना कि सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल कहां पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है भैया। ये है चार्ज पार्टिकल Q, है ना, इसका मास है कितना m, और ये सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इधर मैग्नेटिक फील्ड भी अपन को पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर गिवन है, कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर गिवन है, कितना गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर गिवन है कितना, यार मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है कितना, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है यहां पर क्या, कि बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला अपन को पता है कि इसका जो रेडियस होगा आर, ये आर इक्वल टू अपन ने अभी निकाला है कितना होगा, एम भी अपॉन कितना, क्यू बी के बराबर में। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि अगर हमको टाइम निकालना है एक चक्कर में कितना टाइम लगा, तो हम लोग जानते हैं क्या कि ये पार्टिकल एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, सरकमफेरेंस के बराबर में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, इसका स्पीड है कितना v, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन का अगर बात करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 पाई r। कोई दिक्कत।
अब देखो तुम जानते हो कि स्पीड इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितने से चल रहा है चार्ज, v स्पीड से, डिस्टेंस कितना चला, टाइम कितना लगा, t को इधर ले आओ, v को इधर ले आओ, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r अपॉन कितना, r का वैल्यू वहां से पुट करो। तो r का वैल्यू जब वहां से पुट करोगे तो t इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन v, और r के जगह पर हम लोग कितना रखते हैं, mv अपॉन कितना qb, v से v कैंसिल, 2 पाई m अपॉन कितना qb। मतलब कोई आदमी पूछे कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो ये होगा कितना 2 पाई m अपॉन किसके बराबर में, qb के बराबर में। मतलब इतना टाइम लगेगा इसको क्या करने में, एक चक्कर पूरा करने में सर्कुलर पाथ पे। बात समझ में आ रही है। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे, तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो टाइम पीरियड है ये इनडिपेंडेंट है, किसके, इनडिपेंडेंट ऑफ v। इसको स्पीड से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया। मान लो धीरे से फेंके 5 मीटर पर सेकंड से, ऐसा सर्कल बनाया 5 सेकंड में पूरा कर लिया। 10 मीटर पर सेकंड से भेजे, बड़ा सर्कल बनाएगा लेकिन 5 ही सेकंड में पूरा कर लेगा एक चक्कर। और वेलोसिटी से फेंके और बड़ा सर्कल बनाएगा क्योंकि रेडियस बड़ा होगा, लेकिन 5 ही सेकंड में पूरा कर लेगा चक्कर। हम कितना वेलोसिटी से फेंक रहे हैं इस पर केवल इसका रेडियस डिपेंडेंट का है, रेडियस वेलोसिटी पे केवल डिपेंड कर रहा है क्या, कि फेंकेंगे तो कितना बड़ा सर्कल बनाएगा। लेकिन कितना भी बड़ा सर्कल बनाए टाइम पीरियड हमेशा इतना ही रहेगा। क्यों कि ना तो 2 पाई चेंज होने वाला, ना तो मास चेंज होने वाला, ना तो चार्ज चेंज होने वाला, और ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाला। तो कितना भी वेलोसिटी से आप फेंकिए टाइम पीरियड सबके लिए क्या सेम होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज सेम है तो। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत। अब आपसे कोई आदमी पूछे फ्रीक्वेंसी कितना है भाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है ये चार्ज, एक सेकंड में ये चार्ज कितना चक्कर लगा रहा है। तो ध्यान देना फ्रीक्वेंसी, अगर बात करें हम लोग किस चीज की, फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी को कई जगह पर नू भी लिखा होता है और कहीं जगह पर एफ भी लिखा होता है। और ये फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होता है ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम की एक टाइम में, एक सेकंड में कितना चक्कर पूरा कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि इन टी सेकंड, इन टी सेकंड द चार्ज पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल टी सेकंड में जो है, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो कंप्लीट करता है कितना, कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन। टी सेकंड में कितना चक्कर पूरा कर रहा है, 1 रिवॉल्यूशन। तो भाई साहब इन 1 सेकंड द चार्ज पार्टिकल कंप्लीट्स कितना रिवॉल्यूशन, 1/t रिवॉल्यूशन। और 1 सेकंड में जितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। कितने के बराबर में हो जाएगा, 1/t के बराबर में। t का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे पीछे, t का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे पीछे कितना, 2 पाई m अपॉन qb, 2 पाई m अपॉन qb। t इक्वल टू कितना, 2 पाई m अपॉन कितना qb। तो ये बताओ 1/t, ये पलट गया तो ये भी क्या होगा, पलट जाएगा। कितना हो जाएगा, qb अपॉन 2 पाई m। ये फ्रीक्वेंसी निकल गई इसकी, है ना। और ये फ्रीक्वेंसी को ध्यान देना, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी है क्या, लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये कैसी फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के जगह लिख लें क्या, लीनियर फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है। आप सर्कुलर मोशन में या आप वेव में 11th क्लास में पढ़े हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में तुम पढ़ा होगा, ओमेगा बोलते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होता है वो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई टाइम्स लीनियर फ्रीक्वेंसी। याद है ये चीज, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए कि अगर ओमेगा इक्वल टू लिखना है तो 2 पाई के जगह 2 पाई, और लीनियर फ्रीक्वेंसी अभी हमने कितना निकाला है, QB बाई 2 पाई m। कितना, QB अपॉन कितना
2 पाई m, 2 पाई से 2 पाई स्वाहा, और ओमेगा इक्वल टू कितना बचा, क्यू बी बाई कितना m। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां तक निकल के आया क्या, लीनियर फ्रीक्वेंसी तक की बात। इतनी बातें समझ में आ गई। ये सारे टर्म, अब देखो इसमें से दो टर्म पर विशेष ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड, इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा आगे साइक्लोट्रॉन में, ठीक ना। और दूसरी चीज क्या, कि रेडियस ऑफ द पाथ डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। रेडियस ऑफ द पाथ जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द पाथ जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करेगा साइक्लोट्रॉन में, इसका भी रिपीट होगा। तो ये दो लाइन आपको याद रखने, क्या कि R इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी रेडियस उतनी बड़ी होगी, मतलब उतने बड़े सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। क्लियर है बातें? और जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं कर रहा, टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं कर रहा वेलोसिटी पे। कितना भी वेलोसिटी से फेंको, एक पार्टिकुलर टाइम में एक सर्कल पूरा करके वापस आ जाए। क्लियर है इतनी बातें? यहां से हम लोग थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का भी बात किया और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी बात की। बात समझ में आ गई? अब मान लो क्या, अब मान लो कि अगर इन चार्ज पार्टिकल्स को, अगर इन चार्ज पार्टिकल्स को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर इन चार्ज पार्टिकल्स को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट एक्सीलरेट किया गया, तो ध्यान देना कि यहां हेडिंग ले रहे हैं क्या, कि इफ द चार्ज पार्टिकल, इफ द चार्ज पार्टिकल इज accelerated under potential difference, under potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस कहां, 0 से लेकर के v तक का। ध्यान देना कि अब हम क्या किए कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, अब चार्ज को फेंक रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपको डेफिनेशन पता होगा। मान लीजिए कि शुरुआती समय में इसका पोटेंशियल था कितना, बाद में इसका पोटेंशियल था कितना v। कोई चार्ज पार्टिकल प्लस q यहां से चला और ये यहां तक पहुंचा, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि यहां से यहां तक इस चार्ज को ले जाने में जितना काम करना पड़ा वही क्या होता है, पोटेंशियल होता है यूनिट चार्ज को। तो तुम ध्यान से देखना कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, ये है इनिशियल कंडीशन और ये है क्या, फाइनल कंडीशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेगा, फाइनल माइनस इक्वल टू वर्क डन को मान लो W और यूनिट चार्ज पर तो डिवाइडेड बाय Q। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन था, डेल्टा V इक्वल टू W बाई Q। अब ध्यान से देखिए कि यहां से वर्क डन इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वर्क डन इक्वल टू कितना मिल जाएगा, QV के बराबर। बात समझ में आ रही है? अब जरा सा देखिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना, QV के बराबर में, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर में, QV के बराबर में। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी शुरू में चार्ज पार्टिकल यहाँ रेस्ट पे, शुरू में चार्ज पार्टिकल यहाँ, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी, 0। यहां पर अगर मान लो कि QV इक्वल टू, और यहां पर आते आते मान लो कि इसका वेलोसिटी हो गया u, इसका वेलोसिटी हो गया कितना u। तो ये बताओ कि QV इक्वल टू जो लिखेंगे हाफ m u स्क्वायर फाइनल में, हाफ m b स्क्वायर, और माइनस हाफ m 0 का स्क्वायर जो कि पूरा कितना हो जाएगा। तो सीधे हम लोग अगर ये काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी KEF, तो वो किसके बराबर में लिखेंगे, QV के बराबर में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
बात समझ में आ रही है? बहुत आसान आसान टर्म है और हर एक टर्म एक ऑब्जेक्टिव है। सर कल तो बोले थे कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया कार्य हमेशा जीरो होगा, वर्क डन हमेशा जीरो होगा। आज ये कहां से आ गया? तो ये मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया काम नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया काम है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में दो फोर्स आएगा। एक तो आएगा क्या, W मैग्नेटिक फोर्स के कारण, और एक आएगा W इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, और ये डेल्टा के ई के बराबर में होगा। W मैग्नेटिक कितना होता, तो W इलेक्ट्रिक जो होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और W इलेक्ट्रिक किसके बराबर में है, QV के बराबर में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया काम है। इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो क्या बोला कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, तो मान लो कि इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड शुरू है और ऐसे तुम्हारे तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज यहां से आया, आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा, यहां पर जैसे ही घूमेगा, घुसेगा, इसको ये क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमा देगा, और सर्कुलर पाथ पे ही घुमाता रहेगा। कितना बड़ा सर्कल पे रेडियस निकालना तुमको सिखा दिए, कितना टाइम में एक चक्कर पूरा करेगा ये निकालना तुमको सिखा दिए, फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये निकालना तुमको सिखा दिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये तुमको निकालना सिखा दिया, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यदि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये भी तुमको निकालना सिखा दिया। बात समझ में आ रहा है? अब आओ लास्ट केस पर। लास्ट केस जो तीसरा केस है तुम्हारा, ये तीसरा केस क्या कहता है कि इफ the charge particle enters in magnetic field at any angle theta, कि किसी भी एंगल थीटा पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाए तो चार्ज पार्टिकल पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको अभी देखना है, सीखना है। मान लीजिए क्या कि कोई सा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ये पूरा यहां से यहां तक का ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अभी तक तुम क्या पढ़े हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल घुसेगा तो उसके वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधे ही निकल जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अगर परपेंडिकुलरली घुसेगा तो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। सर्कुलर पाथ की पूरी कहानी क्या होगी जो एनालिसिस की। अब मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है भाई, कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू यहाँ पे, और ये इस बार जो है सो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है कितना मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये वाला एंगल बना रहा है कितना, थीटा। अब ना परपेंडिकुलर है ना इसके डायरेक्शन में। ये बताओ कि ये वेलोसिटी v से अगर चल रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है। वेक्टर है तो उसके अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते हैं? तो इस v का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, v cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ हो, ये क्या होगा, v sin थीटा। अब देखो कि v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इसके कारण ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से v cos थीटा वेलोसिटी से ये आगे बढ़ेगा, लेकिन v sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा। तो एक ही टाइम पे इस चार्ज पार्टिकल का दो मोशन है कि ये आगे भी बढ़ रहा है और सर्कल पे भी घूम रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे ऐसे आगे भी बढ़ेगा और ऐसे ऐसे घूमेगा भी। बात समझ में आ रहा है? तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा फाइनली, देखो एक ही टाइम पे इसमें दो मोशन लग रहा है, एक ही टाइम पे दो मोशन, कौन सा, आगे भी बढ़ने वाला और सर्कल पे घूमने भी वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखना कि आगे बढ़ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब टी टाइम में यहां से अगर यहां तक का डिस्टेंस है x, तो अगला भी चक्कर लगाने में एक ही टी ही टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा तो उसमें भी कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना चलेगा, अगला में भी कितना ही चलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब तब ये हेलिकल पाथ पे मूव करने लगता है। कारण क्या है
कि v sin थीटा इसको सर्कल पे घुमा रहा है, लेकिन v cos थीटा इसको धीरे धीरे आगे लेके भी जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो फाइनली जो ये होगा ये कैसे पाथ पे मूव करेगा, हेलिकल पाथ पे। लिखेंगे कैसे इसको, इसको लिखेंगे क्या, कि इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे there is two components of velocity, there is two components of velocity v। वेलोसिटी v के कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट। एक है क्या, v cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ b, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है कौन सा, b cos थीटा, ठीक ना। तो ड्यू टू b cos थीटा, ड्यू टू b cos थीटा, ड्यू टू b cos थीटा, the particle moves along magnetic field with constant speed, with constant speed। कितना constant speed, तो v cos थीटा का, v cos थीटा लिख दिया, v cos थीटा का constant speed कितने का, v cos थीटा का, विथ कांस्टेंट स्पीड कितने से, v cos थीटा से आगे बढ़ेगा। लेकिन एट सेम टाइम ड्यू टू अनदर कंपोनेंट, एट सेम टाइम ड्यू टू अनदर कंपोनेंट कौन सा, v sin थीटा, which is perpendicular to magnetic field, ठीक ना। पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, क्या करेगा, पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ अटेन करेगा, किसके कारण, v sin थीटा के कारण। लेकिन v cos थीटा के कारण सेम टाइम पे आगे भी ले जा रहा है। तो फाइनली क्या होगा, finally the particle moves on helical path। इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल, सर्कुलर पर भी घूमे और आगे भी घूमे स्प्रिंग के जैसे, ऐसे पाथ को क्या बोला जाता है, हेलिकल पाथ बोला। तो मेरे ख्याल से ये आज का लेक्चर जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पर था, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर करेगा, उसका मोशन कैसा होगा, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी में देखो, तुमसे पूछ सकता है क्या कि इस हेलिकल पाथ का रेडियस कितना होगा, ध्यान देना, इस हेलिकल पाथ का रेडियस कितना होगा, ये कितना दूर दूर पर फेरे होंगे, बात समझ में आ रहा है। तो अब ध्यान देना कि हेलिकल पाथ का रेडियस कैसा होगा। तो यहां पर जो हम लोग रेडियस निकाले हैं, इस रेडियस में ये वेलोसिटी कैसा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना, क्या है, v परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, v के जगह पर परपेंडिकुलर वाला लेंगे, v sin थीटा। तो अगर यहां पर रेडियस लिखना होगा तो सीधे क्या करेंगे, वहां पर था mv, तो यहां पर कितना लिखेंगे, mv sin थीटा अपॉन कितना, qb। बात समझ में आ रहा है। अगर टाइम पीरियड निकालना होगा तो टाइम पीरियड निकाल लेंगे। वैसे ही अब पूछेगा कि दो हेलिकल के बीच का डिस्टेंस ये x कितना होगा, तो भाई स्पीड पता है v cos थीटा, और एक सर्कल लगाने में कितना टाइम लग रहा है ये पता है। तो स्पीड इंटू टाइम, यहां से यहां तक जो ये होगा, ये कितना होगा, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड के बराबर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं। सारी चीजें वैसे ही कैलकुलेट होगी जहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है वेलोसिटी का, बाकी सारी चीज आइडेंटिकल। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आज की कहानी को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर अगले दिन हम लोग और कुछ बात करेंगे, ठीक ना। क्या बोले, क्या कंपोनेंट छूटा हुआ है क्या, अच्छा ये कंपोनेंट गलती लिखा हुआ है, ये वाला ना, इसको लिख लो अब, ठीक है। चलिए।